नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डैफोडिल कोचिंग क्लासेज के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं जसवंत जी माजरा सर आज आपके साथ भारतीय इतिहास के सिंधु सभ्यता टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास की जब हम शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता टॉपिक से, तो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो प्रथम बात हमारी है कि हमारी जो सिंधु सभ्यता जो स्थल है या हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता का जो प्रथम स्थल था हड़प्पा, उसकी जो पहचान है वो किसने की? तो हमारे इस हड़प्पा सभ्यता की जो पहचान है चार्ल्स मेसन ने आपके इस सिंधु सभ्यता की पहचान की। और कब की? तो 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में आपके इस सिंधु सभ्यता की चार्ल्स मेसन ने पहचान की। दूसरा एक नाम मिलता है दोस्तों कनिंघम नाम से। कनिंघम, ये जो कनिंघम है इसके निर्देशन में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन होता है 1861 ईस्वी में। ये जो कनिंघम है इसे सबसे पहले एक ब्रिटिश सैनिक ने एक मोहर लाकर दी, एक वर्षव की या बेल की। तो उस मोहर के बाद जो मोहर इसे लाकर दी, उस मोहर के मिलने के बाद इस कनिंघम ने जिस हड़प्पा नामक स्थल की चार्ल्स मेसन ने पहचान की, उस हड़प्पा स्थल की इस कनिंघम ने भी 2 बार यात्रा की, परंतु ये कोई अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इसने एक तो 1853 ईस्वी में और दूसरी बार 1872 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल का सर्वेक्षण किया, परंतु कनिंघम अपने अंतिम जो यानी परिणाम था वहां तक नहीं पहुंच सका, यानी इस सिंधु सभ्यता की वो खोज नहीं कर सका या सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से जान नहीं सका। आपका जो ये कनिंघम है 1872 ईस्वी में, ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग इसके निर्देशन में 1861 में बना था, 1872 ईस्वी में ये इसका अध्यक्ष बना। 1872 ईस्वी में ये इसका अध्यक्ष बना। कनिंघम है वो भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, 2 भाई थे जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नाम के। जॉन बर्टन व विलियम बर्टन। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नामक दोनों भाइयों को एक कार्य मिला था लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का। और इन दोनों भाइयों ने हड़प्पा नामक स्थल से 1856 ईस्वी में कुछ ईंटें निकालकर और रेलवे लाइन जो बिछाई गई उसमें काम ली। यानी जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने भी 1856 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की यात्रा की, यानी वहां से ईंटें निकालकर और रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग में ली। इसके अलावा हम हमारे इस सिंधु सभ्यता के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता के बारे में एक नाम मिलता है जॉन मार्शल का। ये जो जॉन मार्शल है इसी के निर्देशन में हमारी इस सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। जॉन मार्शल 1904 ईस्वी में इनके निर्देशन में जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसका पुनर्गठन किया जाता है और 1905 ईस्वी में ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। इसी जॉन मार्शल के निर्देशन में एक आपका नाम मिलता है राय बहादुर
दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ये जो राय बहादुर दयाराम साहनी है, इस राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में आपके उस हड़प्पा स्थल की क्या की, खोज की। तो दोस्तों यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वैसे आपकी ये जो सभी बातें हैं वो उपयोगी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सिंधु सभ्यता की जो पहचान करने वाला व्यक्ति था वो चार्ल्स मेसन था, 1826 ईस्वी में पहचान की। फिर हम बात करते हैं कनिंघम के बारे में, जिसके निर्देशन में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया जाता है। इस कनिंघम को एक ब्रिटिश सैनिक ने एक वर्षव की यानी बेल की मोहर लगाकर दी, परंतु इस बेल की जो मोहर थी उस पर कुबड़ नहीं था, और इसी कारण उसने उस मोहर को विदेशी जान लिया। फिर भी इसने हड़प्पा स्थल की 1853 और 1872 ईस्वी में 2 बार यात्रा की, परंतु अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा। 1872 में जब ये हड़प्पा गया तो उस समय ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में वहां पर पहुंचा था। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नाम के 2 भाई थे, जिन्होंने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में हड़प्पा स्थल की ईंटों का उपयोग किया था 1856 ईस्वी में। जॉन मार्शल, ये नाम हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। 1904 ईस्वी में इनके निर्देशन में भारतीय जो पुरातत्व विभाग है इसका पुनर्गठन किया जाता है, और 1905 ईस्वी में ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बनते हैं। इन्हीं के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हमारे इस सिंधु सभ्यता का जो प्रथम स्थल था हड़प्पा, उसकी खोज की थी। अब हम आगे बात करते हैं तो हमारी जो सिंधु सभ्यता थी भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देशों में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देशों में फैली हुई थी। वो आपके 3 देश कौन से हैं? प्रथम है आपका भारत। भारत में सिंधु सभ्यता के लगभग 971 स्थल अब तक खोजे जा चुके हैं। सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल है वो भारत में ही है। और अगर आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि भारत में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल, भारत में सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल है वो कहां पर है? तो भारत में सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल है वो गुजरात राज्य में। कहां पर है दोस्तों? गुजरात राज्य में भारत में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल है। और जो हम 3 देश पढ़ेंगे उनमें सर्वाधिक स्थल भी भारत में है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा देश है वो है पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता के जो प्रारंभिक महत्वपूर्ण स्थल थे, सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक जो सभी महत्वपूर्ण स्थल थे वो इसी पाकिस्तान में है, क्योंकि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो सिंधु सभ्यता के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थल पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2013 की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती थी उसमें कि पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल है? तो पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुंदड़ो, रहमान ढेरी, अलादीनो, बालाकोट, सादीकोर, सुतका गेंडोर। ये जो सभी स्थल है ये सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान में महत्वपूर्ण स्थल है। कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुंदड़ो, रहमान डेरी, अलादीनो, बालाकोट, सादीकोर, सुतका गेंडोर। इसके अलावा तीसरा जो हमारा देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के अपवाद स्वरूप 2 स्थल मिले।
अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के अपवाद स्वरूप मात्र 2 स्थल मिले हैं, और वो 2 स्थल कौन से हैं? तो एक नाम मिलता है आपका सोरतु घोई, और दूसरा नाम मिलता है आपका मुंडी काब। ये दोनों स्थल हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में हैं, और ये हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देश हैं जिनमें हमारी जो सिंधु सभ्यता है वो फैली हुई है। यानी अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के अपवाद स्वरूप 2 स्थल मिलते हैं, सोरतु घोई और मुंडी काब। पाकिस्तान के महत्वपूर्ण स्थल है, और पाकिस्तान में हमारे सिंधु सभ्यता के जो प्रारंभिक सभी महत्वपूर्ण स्थल थे वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। भारत में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मिलते हैं, लगभग 971 स्थल भारत में अब तक खोजे जा चुके हैं। और सर्वाधिक स्थल अगर भारत में पूछे किस राज्य में मिलते हैं तो वो गुजरात में सर्वाधिक स्थल है। अब हम हमारी इस सिंधु सभ्यता के नामकरण के बारे में बात करते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण, सिंधु सभ्यता के दोस्तों 3-4 नाम मिलते हैं, और आपको एग्जामिनर है वो उस प्रकार के नाम देकर आपको यानी कंफ्यूज भी कर सकता है कि यानी सिंधु सभ्यता नाम न देकर अगर आपसे सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम देकर पूछ ले और सिंधु सरस्वती सभ्यता की पहचान किसने की, तो आपका आंसर वही चार्ल्स मेसन होगा। नामकरण देख लेते हैं। तो नामकरण में जो प्रथम इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है सिंधु सभ्यता, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? तो सिंधु सभ्यता जो नाम है वो जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम दिया। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? कि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे पर इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल है। दूसरा नाम मिलता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम मिलता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है कि जो भी पुरातत्व विभाग होते हैं उनका एक नियम होता है, जहां पर भी कोई भी सभ्यता स्थल की खोज की जाती है वहां पर जो प्रथम स्थल खोजा जाता है उसी पर उसका नामकरण किया जाता है। और हमारी इस सिंधु सभ्यता का जो प्रथम स्थल खोजा गया 1921 ईस्वी में वो हमारा हड़प्पा था। इसके अलावा इसका दोस्तों एक नाम और मिलता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु और हमारी प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर हाकरा नदी के किनारे पर इसका सर्वाधिक संकेंद्रण था। इसी कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसके 3 नाम मिलते हैं, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। आपको कोई भी नाम देकर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की पहचान किसने की, तो आपका चार्ल्स मेसन उत्तर होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो आपका उत्तर 1921 में खोज दयाराम साहनी ने की। तो आपको इन नाम में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये नाम हमारी इसी सिंधु सभ्यता के ही अलग अलग नाम दिए हुए हैं। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में। सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है वो है आपका मांडा। सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल है मांडा।
जम्मू कश्मीर में ये स्थल आपका, और चिनाब नदी के किनारे पर है, चिनाब नदी के किनारे पर है। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के दक्षिणी स्थल की, तो सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी स्थल है वो है दाइमाबाद, दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये जो स्थल है वो गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे पर है। इसके अलावा हम इसके पूर्वी स्थल के बारे में बात करें तो इसका जो पूर्वी स्थल है दोस्तों वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है वो हमारा यूपी में है, और ये आपका हिंडन नदी के किनारे पर, यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी, जिसके किनारे पर इसका पूर्वी स्थल है। अब हम इसके पश्चिमी स्थल के बारे में बात करें तो इसका जो पश्चिमी स्थल है वो है आपका सुटका गेंडोर, सुटका गेंडोर, ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और नदी पूछे तो दासक नदी के किनारे पर, दासक नदी के किनारे पर है। तो ये आपकी सिंधु सभ्यता का विस्तार है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर यूपी में हिंडन नदी के किनारे, दक्षिणी स्थल दाइमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे, और पश्चिमी स्थल सुटका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान दासक नदी के किनारे। अब आपकी इस सिंधु सभ्यता का जो उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है वो है आपका 1400 वर्ग किमी, 1400 वर्ग किमी इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार है, और इसका जो पूर्व से पश्चिमी विस्तार है वो है आपका 1600 वर्ग किमी, 1600 वर्ग किमी इसका पूर्व से पश्चिमी विस्तार। आपकी इस सिंधु सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्रफल, सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किमी, 13 लाख वर्ग किमी इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है। इसके अलावा दोस्तों यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि एक तो सिंधु सभ्यता जो हमारी विकसित सिंधु सभ्यता थी, यानी सिंधु सभ्यता के 3 चरण मिलते हैं, एक प्रारंभिक या प्राक सिंधु सभ्यता, एक विकसित जो हमारी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, और तीसरा उत्तरोत्तर हड़प्पा सभ्यता, यानी एक हड़प्पा से पहले का काल और एक हड़प्पा के बाद का काल और एक हमारी सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हमारी जो विकसित सिंधु सभ्यता थी उसका जो केंद्र था वो पंजाब और प्लस में सिंध, पंजाब और सिंध। हमारी विकसित सिंधु सभ्यता का जो केंद्र था, विकसित सिंधु सभ्यता का केंद्र क्या था? पंजाब और सिंध थे। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का जो सहकेंद्रण है, सिंधु सभ्यता का सहकेंद्रण किस नदी के किनारे पर सर्वाधिक मिलता है? तो वो आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन होगा घग्गर हाकरा, घग्गर हाकरा, यानी घग्गर हाकरा नदी के किनारे पर इसका सर्वाधिक क्या है? सहकेंद्रण है। तो दोस्तों यहां से 2 क्वेश्चन आपके और बन गए हैं कि सिंधु सभ्यता यानी हमारी विकसित सिंधु सभ्यता का केंद्र कहां पर था? तो पंजाब व सिंध में था, और हमारी सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक सहकेंद्रण घग्गर हाकरा नदी के किनारे पर मिलता है। इसके अलावा आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, वैसे तो अगर भारत में पूछे तो उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर है, अगर सबसे उत्तरी स्थल पूछे तो हमने बात की थी अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के 2 स्थल मिलते हैं। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के 2 स्थल मिलते हैं दोस्तों,
नाम थे उनके सोरतु घोई, सोरतु घोई, और दूसरा मिलता है मुंडी काग। अभी हमने बात की थी कि सोरतु घोई और मुंडी काग अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश पर्वत है उसके उत्तर में है। तो अगर ऑप्शन में अगर पूछ ले सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है वो आपका सोरतु घोई है जो अफगानिस्तान में है। और अगर भारत से संबंधित आपसे पूछे, अगर भारत से संबंधित पूछे तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके अलावा हम दोस्तों सिंधु सभ्यता के कालक्रम के बारे में बात करते हैं। सिंधु सभ्यता का कालक्रम, यहां से भी क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम कब से कब तक रहा। दोस्तों सबसे पहले आपकी इस सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता का सबसे पहले काल निर्धारण जॉन मार्शल ने किया। कब किया, तो 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया और इसने बताया कि ये जो सभ्यता है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य रही। दोस्तों यहां पर आपकी एक बात और क्लियर कर देता हूं, ईसा पूर्व से संबंधित आपके जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह, ये जो ईसा मसीह है इनका 4 ईसा पूर्व 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को जन्म हुआ था। इस ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं वो ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है और इनके जन्म से 3 वर्ष की जो बाद की घटनाएं हैं वो ईसवी सन के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में हमारा जो सिंधु सभ्यता है, वर्तमान में हमारी जो सिंधु सभ्यता है लगभग यानी 5000 वर्ष पहले की जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता यानी 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य इसका काल निर्धारण किया गया। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण है सबसे ज्यादा या सबसे उच्च इसका जो माधव स्वरूप वत्स नाम के एक विद्वान हुए हैं और इन्होंने सिंधु सभ्यता का सबसे ऊंचा काल निर्धारण 3500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के मध्य 2700 ईसा पूर्व के मध्य इन्होंने इसका काल निर्धारण किया है। इसके अलावा हमारी सिंधु सभ्यता का सबसे निम्न जो काल निर्धारण है वो फेयर सर्विस ने किया। सिंधु सभ्यता का सबसे निम्न काल निर्धारण फेयर सर्विस ने किया है जिसने 2000 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य 2000 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य इसका काल निर्धारण किया है। इसके अलावा हम बात करें सिंधु सभ्यता में NCERT के अनुसार अगर सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण आपको पूछे तो वो है आपका 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य NCERT के अनुसार इसका काल निर्धारण माना जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहां पर आपसे पूछा जा सकता है C14 यानी कार्बन डेटिंग पद्धति। ये C14 कार्बन डेटिंग जो पद्धति है इसका विश्व में जो जनक है, विश्व में इसका जो जनक है वो था आपका विलर्ड लीवी। इसका भारत में जो प्रयोग है वो धर्मपाल अग्रवाल व रोमिला थापर ने किया था। धर्मपाल अग्रवाल और रोमिला थापर ने किया था। इस C14 के अनुसार हमारी जो सिंधु सभ्यता है, C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है
वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। तो दोस्तों वैसे तो आपके सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण अनेक विद्वानों ने किए हैं, परंतु जॉन मार्शल के अनुसार हमारी जो सिंधु सभ्यता है उसका जो कालक्रम है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना गया, यानी सबसे पहले सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण जॉन मार्शल ने ही किया था। यानी आज 2020 में हम गुजर रहे हैं वर्तमान में, तो लगभग यानी 5000 वर्ष पहले की हमारी सिंधु सभ्यता है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व इसका सबसे ऊंचा काल निर्धारण किया। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व सबसे निम्न काल निर्धारण किया। एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना जाता है, जो आपका एक एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। अगर सीधा आपसे पूछे सिंधु सभ्यता का कालक्रम कितना है और उसमें आपको ऑप्शन मिले 2600 से 1900, तो आपको यही ऑप्शन है वो आपको टिक करना है दोस्तों, क्योंकि इसी के अनुसार आपका जो क्वेश्चन है वो सही माना जाएगा। अगर आपको C14 के अनुसार कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार अगर सिंधु सभ्यता का कालक्रम पूछे तो वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व मिलता है, जिसका जो जनक है विलियर्ड लीवी था। और भारत में आपकी C14 जो पद्धति है उसका प्रयोग सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में धर्मपाल अग्रवाल ने किया। दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा हम सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में भी अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। एक तरफ विद्वान सामने उनका मत या विचार यानी उनका क्या मानना है, तो हमारे जो प्रथम विद्वान हैं डॉक्टर रामचंद्र व लक्ष्मण स्वरूप। डॉक्टर रामचंद्र व लक्ष्मण स्वरूप का मानना है कि आपकी इस सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य लोग थे। वैसे दोस्तों सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य लोग नहीं थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता की बजाय आर्य लोगों ने हमारे भारत की वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। परंतु एग्जाम की दृष्टि से आपको ये याद रखना है कि रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य लोग थे। 2 नंबर विद्वान मिलता है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने बताया है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता है वो आपके द्रविड़ लोग थे। कौन थे? द्रविड़ लोग थे। और आपके राखलदास जो बनर्जी का ये मत या विचार है, इस पर अधिकांश विद्वान यानी सहमत है। और अगर संभवतः देकर आपसे पूछ ले कि संभवतः सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो वहां पर आपको ये ऑप्शन सही करना है कि संभवतः सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। आगे हम बात करते हैं 3 नंबर डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल। डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल और साथ में अमलानंद घोष, इन दोनों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे सोंथी सभ्यता के लोग थे। सोंथी सभ्यता के लोग थे। इसके अलावा हम बात करें 4 नंबर
रोमिला थापर और फेयर सर्विस। रोमिला थापर और फेयर सर्विस के अनुसार ग्रामीण संस्कृति के लोगों ने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। परंतु दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, सिंधु सभ्यता हमारे भारतीय इतिहास की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो इनका जो मत है वो भी ज्यादा सटीक नहीं है, परंतु आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। इसके अलावा 5 नंबर हम बात करते हैं मोर्टिमर व्हीलर व गोल्डन चाइल्ड। इनका जो मानना है कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने आपकी सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। तो सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में आपको दोस्तों इतना याद रखना है कि डॉक्टर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार आर्य लोगों ने, राखलदास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ लोगों ने, डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल और अमलानंद घोष के अनुसार सोंधी सभ्यता के लोगों ने, रोमिला थापर और फेयर सर्विस के अनुसार ग्रामीण संस्कृति के लोगों ने, और मोर्टिमर व्हीलर और गोल्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। परंतु अगर आपको बताया कि संभवतः देकर आपसे पूछे कि संभवतः सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो वहां पर आपको द्रविड़ सभ्यता के लोग ही करना है। इसके अलावा दोस्तों सिंधु सभ्यता में कितनी प्रजातियों के लोग थे? सिंधु सभ्यता में प्रजातियां, सिंधु सभ्यता में 4 प्रजाति के लोग थे। एक थे आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले लिंग पूजा यानी शिवलिंग पूजा की, भारत में सबसे पहले शिवलिंग पूजा की जो शुरुआत है वो इसी जाति से मानी जाती है कि भारत में सबसे पहले लिंग पूजा की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति ने की थी। 2 नंबर भूमध्य सागरीय, 2 नंबर भूमध्य सागरीय के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक किस प्रजाति के लोग थे? तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 2 प्रजाति अन्य है, मंगोलाइड व अल्पाइन। इन जातियों के लोग भी निवास करते थे। तो हमारी सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियों के लोग निवास करते थे। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिन्होंने हमारे भारत में सबसे पहले लिंग पूजा की शुरुआत की, भूमध्य सागरीय जो हमारी सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक निवास करते थे, और मंगोलाइड और इसके अलावा अल्पाइन, ये हमारी सिंधु सभ्यता की प्रजातियां थी। दोस्तों 1-2 बात और आपको यहां पर बताना चाहता हूं। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का जो काल है किस काल से संबंधित हमारी सिंधु सभ्यता है, तो जब भी हम इतिहास की शुरुआत करते हैं, ये बात वैसे तो आपको शुरुआत में ही बतानी थी, परंतु मैं यहां पर आपकी बात क्लियर कर देता हूं कि अगर काल के अनुसार पूछे तो हमारा जो इतिहास है उसे 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, यानी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक वो काल था
जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, यानी हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही उसके बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हमारे भारत में जो पाषाण काल था वो इसी के संदर्भ में आता है, यानी पाषाण काल है वो प्रागे ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आधे ऐतिहासिक काल वो है, इसमें पुरातात्विक और साथ में लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, परंतु उन लिखित साक्ष्यों को अब तक हम पढ़ने में सफल नहीं हुए। जैसे हमारी सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, और प्रारंभिक जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, वो इसी के अनुसार आती है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता हमारे आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का किस काल से संबंध है, तो वो एक आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता, ऐतिहासिक काल। यहां से हमें लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हो गए, ऐतिहासिक काल से लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हो गए, यानी भारत में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। और भारत का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था वो आपका मौर्य राजवंश था। दोस्तों आगे हम मौर्य राजवंश के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारे भारत का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की, वहां से विधिवत रूप से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। वैसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो गई थी। दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आज हमने सिंधु सभ्यता के सामान्य परिचय के बारे में बात की। मैं आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। इसके अलावा आप हमारे इस डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन है उसे भी दबाएं। इसके अलावा दोस्तों मैं कल आपके साथ राजस्थान इतिहास पर एक वीडियो, यानी जो हमारा किसान आंदोलन टॉपिक है उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। यानी हम साथ में भारतीय इतिहास और साथ में राजस्थान इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है वो नियमित रूप से शुरू हो गई है और आप एक आदत अपने अंदर डालें कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं वीडियो को देखकर या वीडियो को यानी चलाकर ऐसे ही छोड़ने से आपका यानी कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना जो रजिस्टर है वो निकालें और साथ में मेहनत करें, जिससे आपको क्या सफलता मिलेगी और जिस चीज को मुकाम को आप पाना चाहते हो, हम आशा करते हैं कि आपको इसी वर्ष में ये सफलता आपको मिले। आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।